स्टूडेंट्स, सो एज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। तो एक बार फिर से इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो जावा में हमारा फ्लो कंट्रोल यानी कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है टॉप टू बॉटम होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ प्रिंट करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रिंट किया जावा एंड कुछ और प्रिंट किया प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। जावा एंड प्रोग्रामिंग मेरे आउटपुट में आ गया, ठीक है। बट कंट्रोल स्टेटमेंट से मेरा मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ कि किसी एक स्पेसिफिक कंडीशन पे मेरा कोई कोड एग्जीक्यूट हो, और अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो मेरा कुछ और कोड एग्जीक्यूट हो। इस बात को अगर सिंपल वर्ड्स में मैं कहूँ एक एग्जांपल से रिलेट करके, कि मैं चाहती हूँ कि अगर एक स्पेसिफिक कंडीशन मेरी प्रोग्राम की ट्रू हो तो जावा प्रिंट हो, अदरवाइज प्रोग्रामिंग प्रिंट हो। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ हम कैसे अचीव कर सकते हैं जावा में, ये हम अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स, एंड दैट इज इफ एल्स। ठीक है, तो देख लेते हैं इफ एल्स का सिंटैक्स कैसे होता है। ये होता है इफ ब्लॉक। इसके अंदर हम लिखते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर कंडीशन, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं इफ की बॉडी। ओके, तो अब ये इफ कंडीशन किस तरह से वर्क करती है एक एग्जांपल से बता देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वेरिएबल मैं ले लेती हूँ इंट ए, जिसकी वैल्यू मैं 2 इनिशियलाइज कर देती हूँ, एंड यहाँ पे मैं कंडीशन लिखती हूँ कि इफ ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाए system.out.println जावा। अब एज यू कैन ऑलरेडी सी कि ये कंडीशन मेरी फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू 2 है। तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में कुछ भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन को ट्रू करके देख लेते हैं। इफ ए इक्वल टू 2, प्रोग्राम को फिर रन किया, इस बार आउटपुट में जावा आ गया। तो अब मे बी आपको समझ में आ रहा हो कि इफ कंडीशन किस तरह से वर्क करती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी इसके अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक है। एंड ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करें, हम यहाँ पे मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम एक और चीज़ देख लेते हैं। अगर मैंने कोई स्टेटमेंट इफ के बाहर लिखा, जैसे कि यहाँ पे लिखा जावा, यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोग्रामिंग, ठीक है। इस बार इफ की कंडीशन ट्रू है, एंड देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। जावा और प्रोग्रामिंग दोनों ही प्रिंट हो गया, क्योंकि इफ की कंडीशन ट्रू है। सबसे पहले टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूशन हुआ, इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ की बॉडी के अंदर चला गया, एंड उसने जावा प्रिंट कर दिया। उसके बाद बाहर आया और उसने प्रोग्रामिंग प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट में जावा और प्रोग्रामिंग दोनों आ गया, ठीक है। इस बार इफ की कंडीशन फॉल्स करके चेक कर लेते हैं। हम ए की वैल्यू को 3 कर देते हैं, इस बार इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो देखते हैं आउटपुट में क्या आता है। आउटपुट में केवल प्रोग्रामिंग आया, क्योंकि इफ की कंडीशन हो गई फॉल्स, और वो इफ की बॉडी को एग्जीक्यूट नहीं किया, एंड सीधा नीचे आके उसने क्या प्रिंट कर दिया, प्रोग्रामिंग, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अच्छा, ये तो हो गई इफ कंडीशन, एंड एक होती है इफ एल्स कंडीशन, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट। अब वो क्या होती है वो देख लो। तो इफ एल्स कुछ नहीं है, बस अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाए, वही है इफ एल्स, ठीक है। इसको प्रोग्रामिंग के थ्रू देखोगे तो और अच्छे से समझोगे। जैसे कि इफ पे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा जावा, एंड एल्स में लिख दिया यहाँ पे प्रोग्रामिंग। तो इफ की कंडीशन, तो यू कैन ऑलरेडी सी कि इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो वो एल्स ब्लॉक में चला जाएगा एंड प्रिंट कर देगा प्रोग्रामिंग, ठीक है। और अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती तो वो प्रिंट कर देता जावा, ठीक है। तो या तो वो इफ ब्लॉक में जाएगा या एल्स ब्लॉक में जाएगा। इफ ब्लॉक में तब जाएगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो चला जाएगा एल्स ब्लॉक में। अच्छा, इफ में हम किसी भी तरीके की कंडीशन लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं एक कैरेक्टर ले लूँ, कैर CH, और उसमें मैं इनिशलाइज कर दूँ ए, एंड यहाँ पे मैं इफ में लिखूँ इफ ए इक्वल टू ए, नो सॉरी, इफ CH इक्वल टू ए, तो कंडीशन ट्रू है तो ऑब्वियसली जावा प्रिंट हो जाएगा, ओके। अगर यहाँ पे बी होता तो प्रोग्रामिंग प्रिंट हो जाता, ठीक है, वेरी सिंपल। नाउ अच्छा, एक चीज़ और देखो कि अगर यहाँ पे मैं लिखा CH, अब CH में भी ए है, एंड यहाँ पे मैंने लिखा है CH इक्वल टू ए, बट CH जो वेरिएबल है उसमें स्मॉल ए स्टोर है, एंड यहाँ पे हम उसको कंपेयर करा रहे हैं कैपिटल ए से। तो ये कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी। देखो, जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, तो वो अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स एंड लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर्स को डिफरेंट कंसिडर करता है, तो वो इन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी फॉल्स, एंड आउटपुट में आ जाएगा, चेक कर लेते हैं क्या आ जाएगा, प्रोग्रामिंग, क्योंकि इफ कंडीशन हो गई फॉल्स, ठीक है। नाउ अब लास्ट हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। और इफ एल्स इफ स्टेटमेंट में हम मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं। वो कैसे होता है देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लिखी कि इफ
यहाँ पे कैरेक्टर से हटा के कोई इंटीजर ले लेते हैं, तो इंट ए इक्वल टू 7, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन 2, तो SOPLN में SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में प्रिंट कर दो ए। अब यहाँ पे एक एल्स इफ कंडीशन होती है। एल्स इफ कंडीशन हम चाहे जितनी भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको इस एग्जांपल के थ्रू समझो। एल्स इफ कंडीशन में मैंने लिखा कि ए इज इक्वल टू 1, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बी, एंड लास्टली मैंने लिखा एल्स, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सी, ठीक है। अब इन तीनों में से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। एंड एक चीज़ ध्यान रखना कि लास्ट में जो हम एल्स लगाते हैं उसमें हम कोई कंडीशन नहीं लिखते इस तरह से, ठीक है। एल्स का मतलब ही यही होता है जो लास्ट में हम लगाते हैं, एल्स इफ नहीं, एल्स, ठीक है। ये एल्स का मतलब भी यही होता है कि जब ऊपर की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाए तो ये जो लास्ट में एल्स ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो अभी इन दोनों पहली कंडीशंस में से इन दोनों पहली कंडीशंस में से कौन सी कंडीशन ट्रू है वो देख लेते हैं। इफ कंडीशन ट्रू है कि ए की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर है, ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा चेक कर लेते हैं। आउटपुट में आ गया ए, ठीक है। अब ए की वैल्यू को मैं कर लेती हूँ 1, तो इफ की कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर नहीं है। देखते हैं एल्स इफ कंडीशन चलती है या नहीं। एल्स इफ कंडीशन चल गई और आउटपुट में आ गया बी, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल कर देती हूँ -3, ए की वैल्यू मैंने लिख दी -3। अब ना पहली कंडीशन ट्रू है ना दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो लास्टली वो किस में चला जाएगा एल्स में, और क्या प्रिंट कर देगा सी, ठीक है। अच्छा, ये एल्स इफ कंडीशन मैं चाहे जितनी भी ऐड कर सकती हूँ। मैंने एक और एल्स इफ कंडीशन ऐड कर ली यहाँ पे कि इफ ए इक्वल टू -2, तो प्रिंट कर देना यहाँ पे z। यहाँ पर एक और मैंने ऐड कर ली एल्स इफ अगर a इक्वल टू -3, तो प्रिंट कर लेना y, ठीक है। एल्स इफ कंडीशन मैं चाहे जितनी भी ऐड कर सकती हूँ। एंड अभी देख लेते हैं कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। यही वाली ट्रू होगी और आउटपुट में क्या आ जाएगा y, क्योंकि a इक्वल टू -3 है, ठीक है। इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड आउटपुट में वही आ जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके। अब इफ एल्स जो कंडीशन है वो कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है, जैसे कि यहाँ पे एक इफ ब्लॉक है एंड यहाँ पे मैं लिख दूँ फॉर एग्जांपल, इसको 3 कर लेते हैं कि a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब ये कंडीशन तो ट्रू है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिखा एंड a इज इक्वल टू 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इफ के अंदर 2 कंडीशंस लिखी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया कुछ भी, जैसे कि कंप्यूटर प्रिंट कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि पहली कंडीशन देखो ट्रू है कि पहली कंडीशन क्या कह रही है कि ए की वैल्यू या तो ग्रेटर होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए 3 के। तो ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है 3 के, तो पहली कंडीशन तो इफ की ये वाली हो गई, इतनी कंडीशन ट्रू। बट जो दूसरी कंडीशन है कि ए इक्वल टू 4, ये फॉल्स है। एंड ऑपरेटर मेरा कौन सा है यहाँ पे एंड, और एंड ऑपरेटर हमने ऑपरेटर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि सारी कंडीशंस को चेक करता है एंड अगर सारी कंडीशंस ट्रू होती हैं तभी वो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करता है। तो यहाँ पे एक कंडीशन तो ट्रू है बट दूसरी कंडीशन फॉल्स है ये वाली, तो ये एंड ऑपरेटर इस पूरी कंडीशन को फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट में मैं चेक कर लेती हूँ, आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि ये इफ कंडीशन हो गई फॉल्स एंड ये लूप की सॉरी ये इफ एल्स की बॉडी जो है, इफ की बॉडी जो है एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है। एंड इसी जगह अगर मैं एंड की जगह और ऑपरेटर्स यूज करके देखूं, तो और ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है कि मल्टीपल कंडीशंस में से, जैसे यहाँ पे 2 कंडीशंस है, ठीक है, एक ये एंड एक ये, अगर एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो वो ओवरऑल आउटपुट ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर एक कंडीशन तो ट्रू है एंड दूसरी फॉल्स है, बट एक तो ट्रू है, तो ये और ऑपरेटर जो है वो एक कंडीशन के ट्रू होने की वजह से ओवरऑल आउटपुट जो है उसको ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इस बार चेक कर लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में कंप्यूटर प्रिंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर दोनों ही कंडीशन फॉल्स हुई तो, जैसे कि ए की वैल्यू हो गई 2, अब ना ए की वैल्यू जो है वो 3 से ग्रेटर है और ना वो इक्वल टू 4 है, तो देख लेते हैं और ऑपरेटर इस सिचुएशन में क्या करता है। और ऑपरेटर भी कुछ भी नहीं कर पाएगा अगर सारी ही कंडीशंस फॉल्स हो गई तो, ठीक है। और इसी जगह एंड ऑपरेटर के केस में दोनों ही कंडीशंस को ट्रू होना पड़ता है ओवरऑल आउटपुट ट्रू रिटर्न होने के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 4 कर देती हूँ और यहाँ पे ऑपरेटर है एंड अब देख लेते हैं दोनों ही कंडीशंस ट्रू है, ये वाली भी एंड ये वाली भी। देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। ऑब्वियसली कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, कंप्यूटर प्रिंट हो गया। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक और है नेस्टेड इफ का। नेस्टेड इफ क्या होता है, एक इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। जैसे ये एक इफ ब्लॉक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर दिया, जैसे कुछ भी ए एंड इस इफ के अंदर भी मैंने एक और इफ कंडीशन लगाई कि
ए इज इक्वल टू 4, बट ये वाली कंडीशन जो है इस इफ़ के अंदर है, ठीक है। ये वाली कंडीशन, ये इफ़ कंडीशन इस पहले वाले इफ़ के अंदर है, ठीक है। तो अगर पहली कंडीशन ट्रू होगी तभी वो दूसरी कंडीशन को चेक करेगा, अदरवाइज वो पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो उसकी बॉडी के अंदर ही नहीं जाएगा, और ये दूसरा इफ तो पहले इफ की बॉडी के अंदर है ना, तो उसको भी ऑब्वियसली एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस केस में देख लेते हैं क्या होगा। ए की वैल्यू 4 है या ए की वैल्यू 3 से ग्रेटर है, ये वाली कंडीशन जो है, ये जो कंडीशन है मेरी ये ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू जो है ग्रेटर है, और इक्वल नहीं बट ग्रेटर है 3 के, ठीक है। तो इफ के अंदर आ जाएगा एंड वो ए प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब दूसरी इफ की कंडीशन चेक करेगा, क्या ए की वैल्यू इक्वल टू 4 है, तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वो बी भी प्रिंट कर देगा। तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, पहले ए एंड देन बी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अंदर अंदर वाली इफ की कंडीशन फॉल्स कर दूँ, ठीक है, मैंने ए इक्वल टू अंदर कर दिया 3, तो पहली इफ की कंडीशन ट्रू है क्या, पहली तो ट्रू है, दूसरी ट्रू है क्या, दूसरी ट्रू नहीं है। तो देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। केवल ए प्रिंट हुआ क्योंकि ये वाली ट्रू हुई, इसके अंदर आया, प्रिंट किया, दूसरी फॉल्स हो गई, तो इस वाले इफ की बॉडी के अंदर वो नहीं गया, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ करते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ए इज इक्वल टू 3 एंड दूसरी इफ की कंडीशन मैंने लिख दी ए इज ग्रेटर देन 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी कंडीशंस ट्रू हैं, यहाँ पे ये आउटर कंडीशन जो है वो फॉल्स है कि ए की वैल्यू जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, बट जो इस इफ के अंदर जो इफ है उसकी कंडीशन तो ट्रू है ना कि ए की जो वैल्यू है जो कि है 4 वो 2 से बड़ी है, ठीक है। अब देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि बी प्रिंट हो जाएगा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इफ जो आउटर इफ है वही फॉल्स हो गया, तो जब वो फॉल्स हो गया तो उसकी बॉडी कहाँ से कहाँ तक है, लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 16 तक, ठीक है। तो जब इस ये वाला इफ ट्रू ही नहीं हुआ तो उसकी बॉडी के अंदर भी नहीं गया, तो इसने अंदर वाले इफ को चेक ही नहीं किया, ठीक है। तो वही नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट है कि एक इफ के अंदर एक और इफ, ठीक है, एंड इस इफ के अंदर भी हम एक और इफ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे मैंने कुछ भी एक कंडीशन लिख दी है, इज ग्रेटर देन 3 ऐसे करके, एंड यहाँ पे हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं सी, ठीक है। तो देख लेते हैं कि कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा। सबसे पहले ये सबसे आउटर वाली कंडीशन ही फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, इफ़ की, तो इसकी बॉडी के अंदर ही नहीं जाएगा। इसकी बॉडी कहाँ से है, कहाँ तक है, लाइन नंबर 9 से लेकर लाइन नंबर 20 तक। तो जब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई जो आउटर इफ है, तो इसके अंदर इसकी बॉडी के अंदर तो जाएगा नहीं, तो इन तीनों में से, इन दोनों में से किसी को भी चेक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब पहली कंडीशन को मैं ट्रू कर देती हूँ। अब पहली कंडीशन तो ट्रू हो जाएगी तो अंदर आएगा ए प्रिंट करेगा, दूसरी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो अंदर आएगा और बी प्रिंट कर देगा। तीसरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू कर दूँ तो अब ए बी एंड सी तीनों प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यही है कॉन्सेप्ट नेस्टेड इफ का कि इफ के अंदर जो है मल्टीपल इफ हो सकते हैं, ठीक है। एक इफ के अंदर एक और इफ, देन उसके अंदर एक और इफ, ठीक है। एंड इसी तरीके से यू विल बी शॉक टू नो कि हम एल्स के अंदर भी इफ लगा सकते हैं। वो कैसे हो सकता है, ये देखो, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखी, यहाँ पे एक लिखी एल्स, यहाँ पे मैंने कुछ प्रिंट कर दिया कंप्यूटर, एंड एल्स मैंने प्रिंट कर दिया एप्लीकेशन। अब इफ़ की कंडीशन तो ट्रू है तो कंप्यूटर प्रिंट हो जाएगा और एल्स में नहीं जाएगा। अच्छा, इफ़ की कंडीशन को मैं कर देती हूँ फॉल्स, तो एल्स में चला जाएगा और एप्लीकेशन प्रिंट कर देगा, ठीक है, सिंपल। अब एल्स के अंदर भी मैं एक इफ़ लगा सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्स के अंदर लिखा इफ़ अगर ए की वैल्यू इक्वल टू 4 है तभी एप्लीकेशन को प्रिंट करो। तो अब देखते क्या होगा। देखो, सबसे पहले इफ कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ए की वैल्यू 3 से ग्रेटर नहीं है, एल्स में जाएगा। अब एल्स के अंदर भी एक इफ लगा हुआ है कि अगर ए की वैल्यू इक्वल टू 4 है तभी एप्लीकेशन प्रिंट करो, अदरवाइज तो मैंने लिखा ही नहीं। तो देख लेते हैं आउटपुट में क्या आएगा। आउटपुट में कुछ नहीं आया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैंने ए की वैल्यू 4 इनिशियलाइज की होती तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली इफ कंडीशन ही ट्रू हो जाती क्योंकि ए की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 3 हो जाती, तो यहाँ पे मैं इसको
4 कर लेती हूँ, ठीक है। अब इफ कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, एल्स में चला जाएगा। जब एल्स में जाएगा तो ये वाली कंडीशन चेक करेगा, क्या एल्स के अंदर जो इफ है वो कंडीशन ट्रू है कि नहीं। वो कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर चला जाएगा, एल्स के अंदर जो इफ है उसके अंदर चला जाएगा एंड प्रिंट कर देगा क्या, एप्लीकेशन। ओके, तो अब तक मैंने वीडियो में जितना भी समझाया है एल्स के बारे में, अगर इतनी भी अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी है तो आपने बहुत कुछ जान लिया इफ के बारे में, एंड दैट इज सफिशिएंट। एंड नाउ इट्स अ टाइम फॉर यू टू प्रैक्टिस इट बाय योरसेल्फ, क्योंकि सब कुछ वीडियो में देख देख के समझ में नहीं आ सकता। प्रोग्रामिंग का लॉजिक क्रिएट करना आपको नहीं आएगा सिर्फ वीडियो देख देख के, वो आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ मैं वीडियो में नहीं एक्सप्लेन कर सकती, वरना वीडियो हो जाएगी 3-4-5 घंटे की, एंड तब भी सारे टॉपिक्स जो है एक एक मतलब एक्सप्लिसिटली सारे टॉपिक जो है कवर नहीं हो सकते, ठीक है। हर एक छोटा छोटा पॉइंट नहीं क्लियर हो सकता, तो वो आपको हर एक चीज़ खुद ही एक्सप्लोर करनी होगी, खुद ही एक्सपेरिमेंट्स कर करके कंडीशंस बना बना के देखो कि कैसे इफ की कंडीशंस हम लोग लिखते हैं। प्रोग्राम्स प्रैक्टिस करो, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी। अब मैं आपको वो प्रोग्राम्स एक्सप्लेन कर देती हूँ जो मैंने आपको पीडीएफ में भेजे, ठीक है। उनमें से कुछ प्रोग्राम मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि ये पहला प्रोग्राम है, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, ठीक है। अब इस प्रोग्राम में करना क्या है, एक नंबर हमें लेना है यूजर से और चेक करना है कि वो नंबर इवन है या ऑड है। अब यूजर से नंबर लेने के लिए सबसे पहला हम काम क्या कर देते हैं, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल स्टार सेमीकोलन, ठीक है। दूसरा काम, स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ठीक है। एक मैसेज दे देते हैं यूजर को, एंटर एनी नंबर। अब एक इंटीजर में इस नंबर को स्टोर भी करना पड़ेगा, तो इंट नम इक्वल टू, अब यूजर से इंटीजर वैल्यू लेने के लिए क्या लिखते थे, एस सी डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। अब यूजर से नंबर तो ले लिया, अब चेक करना है कि नंबर इवन है ऑड। तो इवन ऑड के लिए क्या कंडीशन होती थी कि अगर कोई नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो नंबर क्या है, इवन है, अदरवाइज वो ऑड है। अब इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, इफ नंबर मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0। अब जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस ऑपरेटर, वो मुझे देता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर किसी नंबर को, अगर फॉर एग्जांपल नंबर की वैल्यू है 8, तो 2 4 जा 8, तो क्वेश्चन आ जाएगा 4 और रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा ना, 0 इक्वल टू 0, तो इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी। एंड इफ कंडीशन के अंदर मैं लिख सकती हूँ द नंबर इज इवन, एल्स में लिख सकती हूँ द नंबर इज ऑड, ठीक है। अब मान लो कि यूजर ने एंटर किया 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6, रिमाइंडर कितना आएगा 1, तो रिमाइंडर में आया 1, तो इस कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो एल्स में चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा, द नंबर इज ऑड, ठीक है। अब दोनों ही केसेस में इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। पहले रन किया प्रोग्राम को, अब मुझसे पूछ रहा है नंबर की वैल्यू, तो मुझे यहाँ पे नंबर की वैल्यू देनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं नंबर की वैल्यू दे देती हूँ 8, इसने प्रिंट कर दिया द नंबर इज इवन। प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेती हूँ, अब मैंने नंबर की वैल्यू एंटर की 7, इस बार इसने दे दिया द नंबर इज ऑड। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, चेक वेदर द एंटर्ड नंबर इज डिविजिबल बाय 5 और नॉट। तो डिविजिबल बाय 5 में क्या है, जैसे इवन ऑड में हम चेक कर रहे थे कि नंबर डिविजिबल बाय 2 होना चाहिए, अब यहाँ पे 5 देखना है, तो सेम ही तो लॉजिक है, इसमें क्या ही बताना है, तो ये आप लोग खुद देखना, इसको खुद समझना कि कैसे हो रहा है। नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, चेक वेदर द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज अ बज नंबर। अब यहाँ पे दिया भी है कि बज नंबर होता क्या है, अ बज नंबर इज अ नंबर दैट इज आइदर डिविजिबल बाय 7 और एंड्स विद 7। राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज अ बज नंबर। तो यहाँ पे प्रोग्राम में हमें करना क्या है, सबसे पहले तो हमें यूजर से 2 नंबर लेने, ठीक है। वो कहाँ लिखा है देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो हमें 2 नंबर यूजर से लेने, तो इतना काम पहले कर लेते हैं। यहाँ स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, एंटर एनी नंबर लिखा है, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर एनी 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर भी ले लेते हैं, INT N1 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT N2 इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट INT, ठीक है। 2 नंबर लेने, तो ये चीज़ हमें 2 बार लिखी, यानी 2 अलग वेरिएबल में N1 और N2 में इसे स्टोर कर लिया। तो इफ द, अब दूसरी चीज़ क्या थी प्रोग्राम में, अ बस नंबर इज अ नंबर दैट इज आइदर डिविजिबल बाय 7 और एंड्स विद 7, कि बस नंबर वो होगा जो या तो 7 से इक्वली डिवाइड हो जाए या फिर वो 7 से एंड होता हो। तो ये चीज़ कैसे हम चेक कर सकते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, कि मतलब 2 नंबर का जो प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट यानी कि 2 नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन आएगा, 2 नंबर भी हमने यूजर से लिए, अब क्या वो बस नंबर है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 नंबर ले रखे हैं यूजर से, N1 एंड N2। अब इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो मैंने एक और वेरिएबल लिया इंट, प्रोडक्ट के लिए हमने वेरिएबल ले लिया PR इक्वल टू N1 इंटू N2। तो PR में N1 N2 का प्रोडक्ट स्टोर हो गया। अब चेक क्या करना है कि अगर ये जो PR है या तो 7 से इक्वली डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए सिंपल वही कंडीशन, PR मॉडुलस 7 इक्वल टू 0, एंड या फिर तो यहाँ पे
कंडीशन क्या लगेगी, एंड या और, मतलब यहाँ पे 2 कंडीशन है एंड किस टाइप की कंडीशन है कि दोनों ही ट्रू होनी चाहिए या फिर दोनों में से कोई एक ट्रू होनी चाहिए। तो हमारे प्रोग्राम की क्या कंडीशन है कि या तो वो 7 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए एंड या फिर वो 7 से जो भी डिजिट है वो 7 से एंड होती हो। तो यहाँ पे हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे और ऑपरेटर यूज़ करेंगे और यूज़ करेंगे क्योंकि हमें दोनों में से कोई एक ही कंडीशन चेक करनी है। मतलब दोनों में से कोई एक ही कंडीशन अगर मेरी ट्रू होती है तो भी मेरा वो जो नंबर होगा, वो जो प्रोडक्ट आएगा n1 और n2 का, वो बस नंबर होगा। ठीक है, तो पहला हमने चेक कर लिया कि अगर मेरा प्रोडक्ट जो है वो 7 से इक्वली डिवाइड हो गया। दूसरी चीज़ क्या चेक करेंगे कि अगर प्रोडक्ट की जो लास्ट डिजिट है वो 7 है कि नहीं। वो कैसे चेक कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट को 10 से डिवाइड करने पर अगर मेरा 7 रिमाइंडर आए। अब अगर ये दूसरी कंडीशन मैंने क्या लिखी है आपको बिल्कुल समझ में नहीं आई है तो इस तरीके से देखो कि यहाँ पे अगर मेरा नंबर होता फॉर एग्जांपल 47, अब ये नंबर 7 से तो डिवाइड होगा नहीं, बट इसकी जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, तो भी ये नंबर मेरा बस नंबर है। तो अगर इस नंबर को मैं 10 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो 10 4 जा 40, तो रिमाइंडर में क्या आएगा 7, है ना। तो इस केस में इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो मतलब मेरा नंबर बस नंबर है। और अगर नंबर होता मेरा 49, अब इसकी लास्ट डिजिट तो 7 नहीं, बट ये नंबर मेरा 7 से इक्वली डिवाइड हो जाता है, 7 7 जा 49, तो इस केस में रिमाइंडर आता 0। तो या तो ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो ये वाली कंडीशन होनी चाहिए कि रिमाइंडर या तो 7 आए 10 से डिवाइड करने पर, या फिर 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरा 0 आए। ठीक है, अब आई होप कि आपको इसकी कंडीशन समझ में आ गई होगी। एंड अब तो क्या है, तो सिंपल है, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज बस नंबर एल्स, यही वाला कॉपी कर लेते हैं, system.out.println द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज नॉट बस नंबर। ठीक, अब यहाँ पे मैं ऐसे 2 नंबर एंटर करने हैं जिनका प्रोडक्ट है जो बस नंबर आए। तो प्रोग्राम को मैंने रन कर लिया, यहाँ पे मुझसे 2 नंबर पूछ रहा है, तो एक नंबर मैंने एंटर किया 7, दूसरा नंबर भी मैंने एंटर कर दिया 7। तो अब 7 को इंटू करेगा 7 से, तो पी आर में क्या आ जाएगा 7 7 जा 49। तो चेक कर लेते हैं क्या नंबर बस नंबर है नहीं। आउटपुट में आ गया द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज बस नंबर। ठीक है, तो कौन सी कंडीशन ट्रू हुई, फर्स्ट वाली, क्योंकि 49 जो है 7 से इक्वली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट दूसरा आउटपुट पे चेक कर लेते हैं किस नंबर को किस नंबर से इंटू करेंगे कि लास्ट में 7 आए। अगर मैं 29 पहला नंबर मैंने ले लिया, दूसरा नंबर मैंने ले लिया 3, तो 29 इंटू 3 कितना हो जाएगा 87। तो 87 जो है 7 से इक्वली डिवाइड तो नहीं होगा, बट 87 एंड हो रहा है 7 से, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी, इफ की फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बट सेकंड कंडीशन जो ये वाली है वो ट्रू हो जाएगी। और ऑपरेटर कौन सा लगा हुआ है और, तो एक भी अगर आउटपुट ट्रू हुआ तो ओवरऑल आउटपुट वो ट्रू रिटर्न कर देगा, तो इफ कंडीशन के अंदर चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज अ बस नंबर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं एंटर करके द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज बस नंबर। अब ये लॉजिक देखो किसी भी और नंबर के लिए वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे दिया, पहला नंबर मैंने दे दिया यहाँ पे 5, दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 2, अब 5 2 जा 10, अब 10 ना तो 7 से इक्वली डिवाइड होगा और ना 10 जो है 7 से एंड होता है, तो दोनों ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो एल्स में चला जाएगा और क्या प्रिंट कर देगा द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज नॉट बस नंबर। ठीक है, चेक कर लेते हैं। इसी तरीके से पीडीएफ में बाकी प्रोग्राम्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि प्रोग्राम नंबर 4 में चेक करना है कि 2 नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। तो 2 नंबर हमने यूजर से लिए, नंबर 1 है नंबर 2। तो अगर नंबर 1 पहली कंडीशन क्या है, अगर नंबर 2 से बड़ा है तो ऑब्वियसली नंबर 1 बड़ा है, और अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो नंबर 2 बड़ा है। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान है। अब दूसरा प्रोग्राम नंबर 5 में 3 नंबर हमने यूजर से लेने हैं, नंबर 1 नंबर 2 एंड नंबर 3, नंबर 2 एंड नंबर 3, एंड चेक करना है कि तीनों नंबर में से बड़ा नंबर कौन सा है। वो कैसे चेक कर सकते हैं, देख नंबर 1 कब बड़ा होगा, जब वो नंबर 2 एंड नंबर 3 दोनों से बड़ा होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन हमने क्या लगाई कि इफ अगर नंबर 1 मेरा नंबर 2 से बड़ा है और साथ ही साथ एंड नंबर 1 मेरा नंबर 3 से भी बड़ा है, तो नंबर 1 इज ग्रेटर। ठीक है, सिमिलरली दूसरी कंडीशन हमने नंबर 2 के लिए भी लगा ली कि अगर नंबर 2 मेरा नंबर 1 से बड़ा है और साथ ही साथ नंबर 2 मेरा नंबर 3 से भी बड़ा है, तो ऑब्वियसली नंबर 2 बड़ा है। और अगर ऊपर की दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती है कि ना तो नंबर 1 बड़ा है ना तो नंबर 2 बड़ा है, तो ऑब्वियसली नंबर 3 बड़ा है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये प्रोग्राम भी हो जाएगा। उसके बाद ये प्रोग्राम क्या है, लीप ईयर चेक करना है कि अब यहाँ पे यूजर से हमें एक ईयर एंटर करवाना है, फॉर एग्जांपल 2016 या फिर 2020 या फिर 2024, इस तरीके से यूजर से हमें इंटीजर डेटा टाइप में हम यूजर से ईयर एंटर करवा लेंगे एंड चेक करना है कि वो जो पर्टिकुलर ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। अब लीप ईयर की देखो एक कंडीशन होती है, यहाँ पे लिखी हुई है
a year is a leap year if it is divisible by 4 but not divisible by 100 unless it is also divisible by 400. तो सिंपली ये कंडीशन क्या कह रही है कि एक ईयर लीप ईयर कब होगा कि या तो वो 4 से नहीं वो 4 से डिविजिबल हो बट वो 100 से डिविजिबल ना हो, और या फिर वो 400 से डिविजिबल हो। तो यहाँ पे बेसिकली 3 कंडीशन, एंड पहली कंडीशन हम अच्छे से समझते हैं कि 4 से डिविजिबल हो और 100 से डिविजिबल ना हो। तो कंडीशन क्या होगी कि ईयर शुड बी डिविजिबल बाय 4। तो हमने पहली कंडीशन यहाँ पे आपको समझ में आई रही होगी कि 4 से डिविजिबल हो और साथ ही साथ 100 से डिविजिबल ना हो। अब यहाँ पे जो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का साइन है इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन मेरी बन गई कि 4 से डिविजिबल हो बट 100 से डिविजिबल ना हो, एंड और या तो ये कंडीशन ट्रू हो या वो 400 से पूरी तरीके से डिविजिबल हो, तब वो ईयर होगा मेरा लीप ईयर, अदरवाइज वो ईयर मेरा लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। इसमें आपको ज़्यादा मैथ्स में कोई कैलकुलेशन वगैरह करके अगर आपको करनी है तो करें ना, बाकी वो सब नीडेड नहीं है। बस आपको लॉजिक समझना है यहाँ लिखा क्या है, या तो 400 से डिवाइड हो जाए या फिर 4 से डिवाइड हो बट 100 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो एक 2 सेपरेट कंडीशन है, एक जो कंडीशन है वो एक साथ है कि 4 से डिवाइड होनी चाहिए बट 100 से डिवाइड नहीं होनी चाहिए, एंड या फिर 400 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जानी चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार खुद से 2-3 बार पढ़ो एंड समझो, समझ में आएगा, ठीक है। एंड कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 7 क्या है। यहाँ पे हमने यूजर से 3 साइड्स लेनी है ट्रायंगल की और चेक करना है कि इफ द सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो तीनों साइड है वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेंगी, अदरवाइज वो एक ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगी। तो ये कैसे चेक कर सकते हैं, हमने यहाँ पे ए बी और सी में तीनों साइड्स ले ली, ठीक है। अब पहली हमने कंडीशन क्या लगाई कि अगर ए प्लस बी मतलब ए बी को ऐड कर दिया अगर वो सी से ग्रेटर है, एंड ए और सी को ऐड किया और वो बी से ग्रेटर हुआ, एंड बी प्लस सी को ऐड किया और अगर वो ए से ग्रेटर हुआ, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये तीनों साइड मिलकर ट्रायंगल को फॉर्म करेंगी, अदरवाइज ये ट्रायंगल को फॉर्म नहीं करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं, चेक वेदर 3 साइड फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल कैसे फॉर्म होता है, यहाँ पे इसकी इक्वेशन भी दी हुई है आपको कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अगर बेस और प्लस हाइट के स्क्वायर के इक्वल हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या एक्सेप्ट करने पड़ेगा यूजर से, हाइपोटेनियस, बेस एंड हाइट। तो ये तीनों वैल्यू हमने यूजर से एंटर करवा ली, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फंक्शन के बारे में बताया था मैथ डॉट पावर, ये क्या करता है, ये किसी भी नंबर की पावर को कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो अब ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर निकाल रहा है मैथ डॉट पावर फंक्शन, ठीक है। दूसरा मैथ डॉट पावर फंक्शन बेस का स्क्वायर निकाल रहा है, एंड तीसरा मैथ डॉट पावर फंक्शन हाइट का स्क्वायर निकाल रहा है। और इस पूरी ओवरऑल इफ कंडीशन के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है अगर वो इक्वल टू है बेस के स्क्वायर के प्लस हाइट के स्क्वायर के, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। अब ये लास्ट प्रोग्राम देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से कह दे रही हूँ। अब ये वही आधा प्रोग्राम तो वही है जो मैंने आप लोगों ने पहले भी करा है स्टूडेंट का, ठीक है। उसका रोल नंबर क्लास इन सब एंटर करवाना है। बस एक चीज़ क्या पड़ गई कि उसको उसकी परसेंटेज के बेस पर ग्रेड्स भी असाइन करने, ठीक है। अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो ग्रेड होगा A+। अब परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 है बट लेस देन 90 तो ग्रेड होगा A, एंड ऐसे करते करते हमें ग्रेड असाइन करने। अब इसका प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं वो समझो। अब यहाँ पे कंडीशंस जो है वो मल्टीपल है, तो हम इफ एल्स इफ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हो रहा है प्रोग्राम, लॉजिक देखो इसका। ये तो हमने सारी वैल्यूज जो है यूजर से एंटर कराई है। पहले हमने नेम एंटर करा लिया स्ट्रिंग में, क्लास एंटर करा दी स्ट्रिंग में, रोल नंबर एंटर करा लिया इंट में, ठीक है। अब 5 सब्जेक्ट मार्क्स लेने थे तो इंट M1 M2 M3 M4 एंड M5, ठीक है। मार्क्स हम डबल में भी ले सकते हैं, फ्लोर में भी ले सकते हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स कैलकुलेट करा लिए, परसेंटेज कैलकुलेट करा ली। अब एक हमने वेरिएबल ले लिया ग्रेड नाम का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चेक कर रहे हैं, और ग्रेड जो वेरिएबल है वो स्ट्रिंग है। अच्छा हम कैर भी ले सकते थे बट उसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर आता है, यहाँ पे A+ भी ग्रेड है ना, तो हम A तो स्टोर कर सकते हैं बट A+ नहीं स्टोर कर सकते कैर में, इसलिए हमने यहाँ पे ग्रेड जो है स्ट्रिंग में लिया है, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या थी क्वेश्चन में कि जो अगर मेरा परसेंटेज जो है वो ग्रेटर देन मतलब 90 अबव है, तो पहली कंडीशन वही की लग गई कि इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 तो ग्रेड ये हो गया। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एलसीएफ में जाएगा, एलसीएफ की कंडीशन चेक करेगा कि परसेंटेज जो है क्या वो ग्रेटर देन 80 है, एंड ऐसे करते करते सारी कंडीशंस को चेक कर लेगा। एंड लास्टली देखो इनमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वही ग्रेड स्टूडेंट को असाइन हो जाएगा। एंड लास्टली हमने स्टूडेंट की सारी डिटेल्स जो है 1 by 1 प्रिंट कर दी, परसेंटेज एंड ग्रेड, ठीक है। अब लास्ट में क्या है, अब ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जो इफ एल्स कंडीशन के हैं जो आपकी बुक में थे एंड मुझे ठीक लग रहे थे थोड़े, तो वो भी कर लेना। एंड इनमें से भी प्रोग्राम ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से पढ़ो समझो, जो नहीं आए पूछो, ठीक है। अपने सिस्टम पे प्रैक्टिस करो घर पे, एंड बस इफ एल्स में इतना ही, ओके।